नमस्कार, मैं श्यामल। जागरूकता में आप सबका स्वागत है। हमारे जागरूकता का मकसद है कि इंडिया में हर कोई जागरूक बने, स्मार्ट बने, उसमें तर्कशीलता आए, वो रैशनली सोचे, उसके पास सवाल हो पूछने के लिए, ज्ञान हो इतनी ज़्यादा कि कोई उसको मूर्ख ना बना पाए, कोई उसको अंधभक्त ना बना पाए, कोई इसको अपने प्रोपेगेंडा में ना फंसा पाए। ये सब हमारे जागरूकता के मकसद है। तो इसके लिए मैं स्पेशली क्या करता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को सुनता हूँ जिनकी राय, बोलने का तरीका, उनके तर्क, उनका नॉलेज से मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ। तो मैं ये एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसमें हम जिनको मैं सुनता हूँ, हो सकता है आप भी उन्हें सुनते हो। जैसे आज हम सुनेंगे आलोक जोशी जी को, जो सत्य हिंदी में रेगुलरली आते हैं, और उनका आलोक अड्डा 1 नाम से एक खुद का चैनल भी है। तो उनका बोलने का तरीका वगैरह, क्लियरिटी मुझे बहुत पसंद है। तो अभी आप उनको सुनेंगे। वो जो ट्विन टावर अभी ब्लास्ट किया गया है, और उस पर जो भ्रष्टाचार हुआ है और इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या बात कही है उन्होंने, तो वीडियो देख लेते हैं उनका। उसके बाद मैं आपको लास्ट में कुछ और स्पेशल बात बताऊंगा, या अभी बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि क्या होता है ना, ये सत्याग्रह में बहुत लंबे लंबे डिबेट्स होते हैं, तो उनमें से कुछ क्रिस्पी मोमेंट्स होते हैं जो आप सबको सुनना चाहिए। तो मेरे इस सीरीज़ में मैं इसी तरह से पूरे यूट्यूब में जब भी मैं अपने किसी फेवरेट स्पीकर को कोई क्रिस्पी बात बोलते हुए देखूंगा, आप लोगों के सामने एज ए हाईलाइट लाया करूंगा। इनके ओरिजिनल चैनल्स को जरूर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। आलोक जोशी जी सर जी। ये देखिए, ये तो जो बात है साफ है, दिखाई पड़ता है। ऐसा कैसे होगा कि भ्रष्टाचार हो रहा होगा, लोगों को दिखता है और सरकार को नहीं दिख रहा है। ये छोटी मोटी चीज नहीं। अब मैं अभी लखनऊ शहर में मैं देखता हूँ अक्सर, बटलर पैलेस कॉलोनी में जाता हूँ, जहाँ सब मतलब अब तो कुछ दूसरे लोग रहने लगे हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स रहा करते थे। उस कॉलोनी के अंदर इतने बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां बसी हुई हैं, अवैध कब्जे हैं, जैसे कि लगता है कि किसी सबके यहाँ कान बंद थे। हमको सड़क के किनारे एक झोपड़ी नई लगती है, दिख जाती है उधर से गुजरने वालों को, लेकिन सरकार को नहीं दिखती है। आप अपने घर पर एक ऊपर कमरा बनवाने के लिए जरा मिस्त्री बुलाइए और घर के सामने ईंटें गिरवाइए और देखिए, उस शाम को या अगली सुबह आपके घर एलडीए का इंजीनियर आ जाएगा और पूछेगा, भाई साहब ये क्या बन रहा है, इसका नक्शा कहाँ है, दिखाइए। और अगर आप पैसे दे देंगे तो उसके बाद वो आंख बंद कर लेगा। कहानी यही है कि जब आप पैसे दे देंगे तो आंख बंद कर लेगा। तो ये आंख कितनी बड़ी, कितने दूर तक बंद हो सकती है, प्रश्न ये है। एक कमरा बन गया, एक दीवार बन गई, इतने तक आंख बंद करी, समझ में आ गया। 32 मंजिल बन गई आंख बंद करके। आप सोचिए, 2 टावर 32 मंजिला खड़े हो गए, और वो बगल वाले टावर के ग्रीन बेल्ट पे थे या उनके पार्क के ऊपर। इसमें कितने लोगों की कितनी आंखें कैसे बंद की गई होंगी, खुद सोचने वाली बात है। और जो नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन बनने के लिए या वहां का सीईओ बनने के लिए सरकारी अफसरों में क्या रेट चलता है, किस सरकार में क्या रेट चला है, ये अंदाजा लगाइए। ये जो बिल्डर हैं सुपरटेक वाले, किसी संदर्भ में हमारे कुछ मित्रों के साथ इनका एक आयोजन हो रहा था, उसमें इन्होंने कहा, ये स्पॉन्सर थे उस कार्यक्रम के, इन्होंने कहा, भाई एक शर्त है मेरी, मैं पैसा जितना बताइएगा उतना लगा दूंगा इस प्रोग्राम में, लेकिन जो फाइनल शो होगा उसमें मुख्यमंत्री के साथ डायस पे मुझे होना चाहिए, वहां हम दोनों अगल बगल बैठे हुए हों। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ ये है कि वो मुख्यमंत्री के पास, और मोटा पैसा खर्च करके वो ये करना चाहते थे। इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री के पास वो काफी पैसा देकर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। कोई कारण रहा होगा कि क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे। वो चाहते थे कि इस किसी कुछ वर्ष पहले की बात है या ये पहले की बात है क्या? क्योंकि आपने कहा ये बात, हाँ, इसके पीछे नहीं, ये 8-9 साल पुरानी बात है। अच्छा, तो ओके। इधर कुछ वर्षों से तो ये इस हालत में ही नहीं है कि किसी से मिलने जाएं, क्या करें, तो लगातार पुलिस इनके पीछे घूम रही है, तो कौन से मुख्यमंत्री इनसे मिलना चाहेंगे। उस वक्त मुझे लगता है कि इसकी जड़ बननी शुरू हो गई थी। तो ये, और एक बिल्डर की कहानी नहीं है। नोएडा के, गाजियाबाद के जो बिल्डर्स हैं, खास तौर पर आप शरद जी उनसे कुछ नहीं करवा सकते हैं।
आप सोचिए कोई हमारे एक मित्र थे जिन्होंने कहा कि साहब ये पार्किंग के बहुत पैसे मांग रहे हैं, इसमें कुछ बात हो, तो दूसरे सज्जन ने उनसे कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ, पता करता हूँ। एक कतरा सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा चाहे जिससे बात कर लीजिए, चाहे जहां चले जाइए, यहां जो मैंने आपको बता दिया है वो देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब लोगों ने कहा भाई क्या अब क्या करते हैं लोग, किसी सरकारी अफसर से बोलेंगे, किसी इनकम टैक्स वाले से बोलेंगे, किसी पुलिस वाले से बोलेंगे कि भाई थोड़ा दबाव बनाओ। उन सब ने कहा साहब इन पे हमारी नहीं चलती है, इनकी डायरेक्ट डीलिंग है, तो ये हमारे बस के नहीं है, हमसे ऊपर के हैं, ये इनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। शराफत से जो हम मान लीजिए फोन कर दें तो 2-5 हजार छोड़ देंगे, उतने के लिए करवाना है, आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनने कहा रहने दीजिए भाई साहब, 5-10 हजार आपसे फोन करवा के क्यों आपके खाते में भी एक एंट्री कराऊं। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी अफसरों को कुछ नहीं मिला होगा, उनको भी कुछ फिक्स रकम है, उनके हाथ गई होगी, लेकिन उनकी चाबी जहां से टाइट होती है, जहां से उनकी चाबी घुमाई जाती है, असल में तो बिल्डर वहां पहुंचे हुए थे। नोएडा में पिछले कई वर्षों से यह पता है, पिछली सरकार में, उसकी पिछली सरकार में भी और इस बार भी, यह है कि साहब बिल्डरों के काम में बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर दरअसल आपको पता ही है, बिल्डर तो राष्ट्र निर्माण कर रहे होते हैं। ये बिल्डिंग ये बहुत बड़ा रोजगार का भी सोर्स है। अभी आप पिछले साल 1.5 साल में सुन लीजिए, तमाम विद्वान लोग जो आते हैं टेलीविजन पर, अखबारों में लेख लिख रहे हैं, वो क्या बताते हैं, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ये 2 कारोबार हैं जिनसे बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। और ये बात गलत भी नहीं है, होता भी है, लेकिन इसकी आड़ में आप क्या क्या करेंगे? आप ये रोजगार किसके लिए पैदा कर रहे हैं? उस गरीब आदमी के लिए जिसकी रोजी रोटी मजदूरी से चलनी है, या उन नेताओं के लिए जिनका अभी एडीआर का आंकड़ा आया है कि कितनी पार्टियों के अज्ञात स्रोतों से कितना चंदा आया है और उसका हिसाब नहीं है कि ये कहां से आया है। तो भ्रष्टाचार बहुत बुरी उसमें है, जो 22 लोगों की लिस्ट है इसमें अधिकारियों की कि ये जिम्मेदार थे, वो बिल्कुल जिम्मेदार रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये लिस्ट और लंबी होनी चाहिए और आपको ये टावर गिराने से पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने जो इजाजत दी है इसका कितना हर्जाना आपसे वसूल होना चाहिए। ये बहुत मामूली नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कर दिया कि साहब जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे उनको उनका पैसा वापस दिलवाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, और अभी इसी नोएडा में जेपी का एक पूरा शहर जैसा है जिसमें जिन लोगों ने ईएमआई पे लोन लेके फ्लैट बुक कराए हैं वो अपनी ईएमआई भर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो देना बंद करें तो बैंक उनका जो बचा खुचा है उसको नीलाम करा ले जाएगा। और ये कब होता है? खास बात इसमें देखिए, वो बैंक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट करता है, जो उस बिल्डर के यहाँ विज्ञापन में लिखा होता है प्री अप्रूव्ड बाय फलाना बैंक। तो अगर प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है किसी बैंक का, तो इस बैंक की बराबर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे लोन दिया, मैं आपके पास गया, आपने कहा कि हाँ इस प्रोजेक्ट में ले लीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने उसके कागजात, उसकी परमिशन, उसके लीगल फ्रेमवर्क को जांचा हुआ था। इसके बावजूद जब मैं फंस गया तो बैंक किनारे खड़ा हो गया, कह दिया मुझसे क्या मतलब है, हमने तो आपकी सुविधा के लिए प्री अप्रूव किया था। हाँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी सुविधा के लिए किया था ताकि आपको ज्यादा ग्राहक मिल सके। आपने उस बिल्डर के साथ ये एग्रीमेंट किया, आपने मुझसे कोई कागज मांगा भी नहीं, ना मैंने आपको दिया, और आपके भरोसे के चक्कर में मैंने भी कागजों की जांच नहीं की, कोई वकील नहीं लगाया। मुझे लगा इतने बड़े बैंक ने कागजों की जांच कर रखी है, तो ये मुझे अब इसमें आगे क्यों दिमाग लगाने की जरूरत है, यही मुझे लोन भी दे रहे हैं। कोई तीसरा बैंक होता, सरकारी बैंक, मेरा अपना अनुभव एक सरकारी बैंक से कर्जा लेने, जब मैंने घर बनवाया था, दिल्ली में लिया था, वो बहुत कड़क एक कागज उन्होंने मुझे कम से कम 1.5 महीना दौड़ाया एक कागज के लिए, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वो कागज लाओ। कम से कम वो कागजों की पूरी फाइल मेरे पास भी बन गई, बैंक के पास भी बन गई। मैं कहीं फंसू तो मुझे पता था क्या क्या अप्रूवल इसमें लगे हुए हैं, क्या नहीं लगे। यहाँ तो कह दिया गया ठीक है, चिंता की बात नहीं, एक साइन कीजिए, यहाँ पे एक बुकलेट से आएगी जिसमें आपको 30-35 साइन करने होंगे, आपको लोन मिल गया और आप तो लटक गए, आपके गले में घंटा लटक गया। लेकिन आलोक, क्या इसमें एक सवाल ये है कि
जिस तरह आपने बताया कि इन लोगों को तो कह दिया गया कि उनका पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन पैसा तो हाँ। बरसों से वहां पे जमा था, क्या उसका इंटरेस्ट देने का भी आदेश हुआ है? ये आदेश मैंने देखा नहीं है, सुबह लेकिन आप भागते भूत की लंगोटी काफी होती है। अगर वो पैसा भी वापस ना होता, सरकार कह देती हमसे क्या लेना देना है, आपने खरीदा है, आप जिम्मेदार हैं। नहीं सुप्रीम आप कोर्ट का क्योंकि आदेश है तो इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये मान लिया ना, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये सदाशयता बरती कि भाई इन लोगों का पैसा लगा है तो इनको वापस मिलना चाहिए। वरना सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि ये लोग इस अपराध में बराबर के भागीदार हैं, इन्होंने पैसा हाँ, दिया हाँ, इस हाँ, अवैध बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो हाँ, फंसने की आशंका बहुत ज्यादा थी। वो काफी सस्ते में छूट गए इस हिसाब से मैं कहूंगा। लेकिन ये नीचे से ऊपर तक बड़ा भारी भ्रष्टाचार का टावर खड़ा हुआ है। ये इमारतें जरूर गिर गई हैं, लेकिन वो इमारत हिली है जगह से, इसमें बहुत शक है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह आलोक जी, आपने मतलब दिमाग खोल दिया एकदम। इस बारे में जितनी क्लियरिटी से आपने समझाया है ना, जिस तरह से करप्शन हुआ है, जिस तरह से इसमें कौन कौन किस किस तरह के लोग दोषी हैं, जैसे आपने समझाया ये सब कोई नहीं समझा सकता। हैट्स ऑफ टू यू। दोस्तों, ये क्लिप जो था ये सत्य हिंदी का एक डिबेट है, मैं हो सके तो उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके पूरा डिबेट देख लेना। और साथ में आप लोग सत्य हिंदी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आलोक जोशी जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।